अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इफ्तिखार एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कानून शहादत के आर्टिकल्स हैं। वैसे तो टोटल जो इसके आर्टिकल्स हैं वो 166 हैं। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे और उसके जो साथ कुछ मीनिंग्स हैं और थोड़ा बहुत आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इसका आर्टिकल है वो आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 जो है वो ये कहता है कि कम्पिटेंसी ऑफ फिटनेस, कि गवाही जो है वो कौन दे सकता है। वैसे तो ऑल पर्सन जो है वो कम्पिटेंट हैं, लेकिन कुछ इसमें इसने स्पेसिफ़िकली बताया हुआ है कैटेगोरिकली कि कौन कौन जो है वो गवाही दे सकता है। उसके बाद जो आर्टिकल 4 से 14 तक हैं ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस हैं। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन जैसे आर्टिकल 5 ये कहता है कि वाइफ जो है हस्बैंड के ख़िलाफ़ गवाही नहीं दे सकती, हस्बैंड जो है वो वाइफ के ख़िलाफ़ गवाही नहीं दे सकता। और इसकी एग्जांपल आपके सामने रिहाम खान की हैं। जैसे रिहाम खान कहती थी कि मेरे पास मोबाइल है और मोबाइल में ऐसा कुछ है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ और ये वो सारा कुछ, तो वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। तो ये इसकी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस हैं कुछ, जैसे स्टेट अफेयर्स हो गए या मैजिस्ट्रेट जो है वो गवाही नहीं दे सकता। तो वकील जो है अपने क्लाइंट के ख़िलाफ़ गवाही नहीं दे सकता, क्लाइंट वकील के ख़िलाफ़ गवाही नहीं दे सकता कि ये मशवरे उल्टे सीधे जो है वो मुझे एडवोकेट साहब ने बताए थे। तो ये सारी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस में आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 जो है ये इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस के बारे में है कि इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस कैन नॉट बी आस्क्ड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आप नहीं पूछ सकते जो आपको मुजरिमाना बना दें। उसके बाद नेक्स्ट जो है एकम्प्लिस है, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 एकम्प्लिस के बारे में है। एकम्प्लिस कहते हैं कि को एक्यूज़ के बारे में, अ पर्सन हु इज़ गिल्टी एसोसिएट इन क्राइम। जैसे कि दो आदमी हैं, उसमें से एक आदमी जो है वो कन्फेशन करता है कि हम दोनों ने मिल के बी का मर्डर किया है, और जो दूसरा को एक्यूज़ है वो कहता है कि हमने नहीं किया। वैसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है कि वो जो कन्फेशन है वो सिर्फ़ उसकी हद तक रहेगा, और यहाँ पे जो है एकम्प्लिस है उसकी ये है कि उसकी हद तक तो कन्फेशन हो जाएगा, जो कन्फेशन कर रहा है कि मैंने मर्डर किया था इसके साथ मिल के। तो जो दूसरा उसका साथी है उसके लिए सर्कमस्टांशियल एविडेंस बन जाएगा, जिसको स्ट्रॉन्ग जो कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस होते हैं उसके साथ फिर प्रूफ करने की। लेकिन सिंपल ये है कि जो दूसरा साथी है को एक्यूज़ हैं उसके ख़िलाफ़ सर्कमस्टांशियल एविडेंस बन जाएगा। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बताता है कि कम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ़ विटनेसेस, के कितने विटनेसेस होने चाहिए किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए। वैसे तो नॉर्मली फाइनेंशियल मैटर्स में जैसे कि आपको पता भी होगा कि दो जो हैं वो मर्द, या एक मर्द या दो औरतें, और क्रिमिनल मैटर्स में तो एक औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है, उसमें जो है वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। आर्टिकल 18 जो है 18 बताता है फैक्ट इन इश्यूज़ एंड रेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट इन इश्यूज़ वो होते हैं जो आपके सामने, मतलब एक ने बी को जो है वो खंजर मार दिया या उनकी लड़ाई झगड़ा हो गया, जितने भी इससे रिलेटेड मामलात हैं फैक्ट इन इशू। रेलेवेंट फैक्ट ये हैं कि आ, एक बंदा जो है वो दरख्त के साथ लटका हुआ है, उसको किसी ने फांसी दे दी है, तो आपने देख लिया कि उसकी जो रस्सी है आपके सामने किसी और बंदे ने किसी दुकान से ख़रीदी थी और ये वही रस्सी है, तो वो रेलेवेंट फैक्ट हो गया। या एक ने चाकू के साथ किसी का मर्डर कर लिया और वो चाकू वही है जो आपके सामने एक बंदा हाथ में लहराता हुआ जा रहा था, तो वो रेलेवेंट फैक्ट है कि ये रेलेवेंट फैक्ट है। हो सकता है ये वही चाकू हो, या जैसे कि एक रूम है उसमें किसी का मर्डर हो गया और उसी रूम से एक बंदा निकलता है, उसके हाथ में चाकू है, उस पर ब्लड लगा हुआ है सारा कुछ, तो ये फिर रेलेवेंट फैक्ट है कि हो सकता है उसी ने इसका मर्डर किया हो। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो 19 है। 19 है रेस गेस्टे के बारे में, जितके थिंग्स क्लोजली डन, मतलब ये भी रेलिवेंट फैक्ट्स में ही आ जाते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कानून शहादत का डील करता है आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में, कि आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो
कहाँ पे होगी, किस टाइम पे होगी, मतलब जैसे मैजिस्ट्रेट के सामने होगी, और उसके जो इसेंशियल्स हैं वो कैसे पूरे होंगे। इसकी आपने कानून शहादत में इसको ठीक से नहीं बताया हुआ, इसकी कमेंट्री और इसको साथ आपने जजमेंटें ही पढ़नी होंगी इसको समझने के लिए, आइडेंटिफिकेशन पीरियड को। और जो उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है बहुत ज़्यादा, वो है आर्टिकल 24 की सब सेक्शन 2 है। वो डील करता है प्ली ऑफ एलाबाई। प्ली ऑफ एलाबाई का मतलब ये होता है कि आई वॉज़ नॉट प्रेजेंट, मतलब मैं यहाँ पे नहीं था। आई वॉज मतलब समवेयर एल्स, किसी दूसरी जगह पे था। एक जगह पे कोई ऑफेंस कमिट होता है तो आप ये प्ली लेते हैं कि मैं तो उस वक्त कराची में था ही नहीं, मैं तो रावलपिंडी में था, या रावलपिंडी में कोई ऐसा मर्डर हुआ है या कोई ऐसा सीन हुआ है, तो आप कहते हैं कि इस वक्त मैं कराची में था। तो आप उसकी प्ली लेते हैं, आप कहते हैं कि बेशक मेरे मोबाइल के CDR ले लें, या कोई भी आप ऐसा प्रूफ, आप टिकट वगैरह दिखाते हैं, कोई भी प्रूफ देते हैं कि मैं तो यहाँ पे नहीं था, तो वो प्ली ऑफ एलाबाई है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो आर्टिकल 30 से 36 तक हैं एडमिशन के बारे में। इसमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल 30 हैं जो इसकी एडमिशन की डेफिनेशन करता है कि एडमिशन्स क्या हैं। वैसे तो सिंपली ऑल एडमिशन्स आर कन्फेशंस, बट ऑल कन्फेशंस आर नॉट एडमिशन्स। जो कन्फेशन है ज़्यादातर ये होते हैं, ज़्यादातर क्या कि ये होता है क्रिमिनल मैटर्स में। कन्फेशन जो है हमेशा क्रिमिनल मैटर्स में होता है। एडमिशन जो है ये सिविल मैटर्स में होता है। और इसके जो इम्पोर्टेंट है वो 33 हैं। 33 ये कहता है कि दो आदमियों का आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाता है। वो क्या कहता है कि मैंने ये गाड़ी जो है या मोबाइल जो है ये बिल्कुल ठीक था, और ये मोबाइल मैंने फ़लाँ बंदे से लिया था, या फ़लाँ बंदे से मैंने रिपेयर करवाया था, बिल्कुल ठीक था, या उस बंदे को मैंने चेक करवाया था। आप ऐसा करें कि सी से जाके पूछ लें कि इसके बारे में। तो उसके बारे में सी की जो भी स्टेटमेंट होगी, चाहे वो ठीक होगी, आपके फेवर में आती हैं या अगेंस्ट आती हैं, तो वो फिर एडमिशन होगा। उसके बाद 37 से 37 से 43 तक जो है वो कन्फेशन है। 37 इस कन्फेशन की डेफिनेशन बताता है कि कन्फेशन जो है वो क्या है, कि इसमें से जो है अगर तो कन्फेशन में थ्रेट, इंडोर्समेंट या फिर प्रॉमिस होगा, तो ये फिर जो है कन्फेशन नहीं है, मतलब ये फिर स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। और इसी तरह से अगर इसको आप रिलेट करके पढ़ेंगे सेक्शन 163 CRPC के साथ, तो 163 CRPC भी यही कहती हैं कि अगर कन्फेशन में थ्रेट, प्रॉमिस, इंडोर्समेंट होगा, तो ये फिर स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, या फिर ये रिलायबल एविडेंस नहीं है, ये उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल। अगर तो जो एक्यूज़ हैं उसको कफ़ लगे हुए हैं, मतलब हथकड़ी लगी हुई है, और हथकड़ी में अगर वो कन्फेशन करता है तो भी वो रेलेवेंट नहीं है। उसको जो है कन्फेशन कैसा होगा 164 के साथ आपने मिला के पढ़ना है। 164 CRPC के साथ आपने CRPC कहीं 364 जब आप पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ को कन्फेशन जो है कि कैसे होगा, उसका माहौल कैसे होगा, तो वो सारा इसके साथ डील करता है। 38 आर्टिकल कानून शहादत। 38 जो है QSO का, वो ये कहता है कि कन्फेशन बिफोर के पुलिस नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, मतलब ये वीक पीस ऑफ एविडेंस हैं। और जो 39 है वो कहता है कि कन्फेशन कस्टडी ऑफ पुलिस में जो है वो भी वीक पीस ऑफ एविडेंस हैं, नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। लेकिन अगर तो ये दोनों तो कन्फेशन हो गए, इसके बाद जो आर्टिकल 40 या जो 41 है वो इसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर तो एक्यूज़ जो है वो कन्फेशन करता है कि मैंने फ़लाँ बंदे का मर्डर किया था, और यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आ गया, 38 39 आ गया, लेकिन आगे कोई रिकवरी देता है, अगर कोई पिस्टल, चाकू या कोई भी चीज़ रिकवरी इफ़ेक्ट होती है, तो इसका मतलब है ये कि ये फिर स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस हो गया, क्योंकि रिकवरी इफ़ेक्ट हो गई है। तो रिकवरी इफ़ेक्ट होने के बाद कोरोबोरेटिव टाइप जो हैं जितने भी इसको मतलब इस आगे प्रूव करना होगा, तो ये सारा जो है ये फिर स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस हो गया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट 64 हैं, 64 से पहले जो है वो 48 हैं। 48 जो है बुक्स इन इंट्रीज ऑफ, जितनी भी मतलब आपकी इंट्रीज होती हैं, आप किसी चीज़ का लेन देन किसी कापी पे लिखते हैं, तो उसको प्रूफ करने के लिए आपके पास कोई और भी कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस होना चाहिए जो आपकी बात को प्रूव करे।
या फिर आपके पास इंडिपेंडेंट विटनेसेस होने चाहिए कि वो उस चीज़ को प्रूव करे कि हाँ जी इसने मेरे सामने इस बंदे को इतने पैसे दिए थे या मेरे सामने ये एग्रीमेंट हुआ था या जो भी हुआ था। फिर उसके बाद जो 59 है, 59 डील करता है एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन में कहीं पे भी ऐसा कोई इशू हो जाता है फॉरेन लॉ या साइंस आर्ट किसी के ऊपर, तो उसमें फिर जो एक्सपर्ट ओपिनियन का ओपिनियन जो है वो रेलिवेंट समझा जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, आर्टिकल है कानून शहादत का, वो 64 है कि ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप विन रेलिवेंट, कि अगर तो आपके पड़ोस में या किसी ऐसी जगह पे मेल और फीमेल रह रहे हैं और उनके साथ बच्चे हैं, तो उनका जो कंडक्ट है वो हस्बैंड वाइफ का है, तो आप समझते हैं कि ये हस्बैंड वाइफ हैं या इस तरह से, तो वो जो आपका ओपिनियन है वो कहाँ पे रेलेवेंट है वो इससे डील करता है। नेक्स्ट उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है आर्टिकल 70 जो ओरल एविडेंस हैं, और 71 कहता है कि ओरल एविडेंस जो है वो डायरेक्ट होगा। फिर 76 कहता है कि विन आप जो कब जो है आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। 37 जो है प्राइमरी एविडेंस, 34 जो है वो सेकेंडरी एविडेंस, एंड 85 जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट, एंड 86 जो है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के साथ डील करता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो इसका आर्टिकल है वो 113 है। 113 में ये कहता है कि जो जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स होते हैं नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, और जो नहीं सॉरी जो आर्टिकल 12 है 112 है, 112 कहता है कि जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, और आर्टिकल 113 जो है वो ये कहता है कि एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। जितने भी एडमिटेड फैक्ट्स हैं आपके प्लेनेट में या आपके कहाँ पे भी हैं, तो वो जो हैं वो एडमिटेड फैक्ट्स होते हैं, तो उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद जो आर्टिकल इम्पोर्टेंट है लेजिटिमेसी के बारे में, 128 128 जो है वो लेजिटिमेसी के बारे में डील करता है कि कोई भी अगर बच्चा है वो 6 माह के बाद अगर पैदा होता है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये लेजिटिमेट है, या 2 साल से पहले इस तरह से का कुछ अरसा है, तो इसको डिटेल्स में इसको बताया हुआ है, तो लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड के बारे में। तो अगर 6 माह के बाद कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको भी लेजिटिमेट प्रिज्यूम किया जाएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल 132 है एग्ज़ामिनेशन इन चीफ के बारे में, और 144 है और 146 हैं कि 146 जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसमें अगर आप क्रॉस आपके क्लाइंट के ऊपर या एक्यूज़ के ऊपर किसी मतलब 146 ये कहता है कि स्कैंडुलस क्वेश्चंस कैन नॉट बी आस्क्ड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। 150 जो है वो डील करता है हॉस्टाइल विटनेस के साथ, और 151 जो है वो शेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस के साथ डील करता है। 163 जो है वो जर्नल ओथ के बारे में है कि जब भी एक्यूज़ जो है वो जब एग्ज़ामिनेशन चीफ करवाता होता है तो वो उससे एक जर्नल ओथ लिया जाता है। 164 जो है वो मॉडर्न डिवाइसेस के बारे में है, और 166 में जो है वो उसको रिपील किया गया था। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो के मतलब पीसेस कुछ बना के, तो ये जो आर्टिकल्स आपको बताए हैं कि ये आर्टिकल्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, इनको एक्सप्लेन करके तो जो आपको समझ आ जाए। 2-3 वीडियोस जो कि ऐसे ही 7-7 8-8 मिनट की वीडियोस होंगी, उसमें इसको एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना मैंने बताया आपको कि जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो कौन से हैं कानून शहादत में। तो ये 25 से 20 आर्टिकल्स टोटल बनते हैं। इनको ही अगर आप ठीक से देख लें तो ये आपको सबसे पहले तो आपको लॉ गेट में आपकी हेल्प करेंगे। जो 20 मार्क्स होते हैं 20 में से 20 भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये वही आर्टिकल्स होते हैं जो सेम रिपीट होते रहते हैं आपके लॉ गेट में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपको आपकी प्रैक्टिस में भी आपको बड़ा काम देते हैं। तो सिर्फ फिर यही है कि एक बार आपने आर्टिकल समझना है, आर्टिकल्स में मतलब क्या कहते हैं, क्या कहना क्या चाहते हैं, समझ के फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी जितनी भी तैयारी है वो आपकी फिर उसमें प्रिपोजिशन हो गई, या फिर आपने उसके ऊपर फिर जो रेलिवेंट जजमेंट हैं जितनी भी, तो आपने फिर उसके साथ मिला के तो फिर आपने ज़्यादा, लेकिन शुरू से आपको यही है कि आप आर्टिकल समझ लें कि कौन सी बात के साथ कौन सा आर्टिकल डील कर रहा है और वो उस आर्टिकल में क्या कहा जाता है। तो ये छोटी सी वीडियो थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ्तिखार एकेडमी। अल्लाह हाफिज़।